एपिसोड 431 टू 440। अध्याय 431। आप ऐसे क्यों दिखते हैं? लीवेई से बात करने के बाद शीमिंग हान लेई के शयन कक्ष में जाने की योजना बना रही थी, लेकिन ये सोचकर उसने अपना इरादा बदल दिया कि शायद वह तैयार हो रही हो। इसलिए उसने अपने कमरे में वापस जाने का फैसला किया। तभी उसने जियान यान को अपने कमरे से बाहर आते देखा। उनके निजी कमरे एक दूसरे के बगल में थे, इसलिए वह अपना दरवाजा खोलने ही वाली थी कि उसने उसे देख लिया। उसने भावहीन चेहरे से उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। जीमिंग को उसकी निगाहों के नीचे हमेशा असहज महसूस होता था, क्योंकि दूसरों के विपरीत वह उसके मन की बात नहीं पढ़ सकती थी। वह सचमुच रहस्यमय है। जब वह अपने मेकअप रूम में दाखिल हुई तो उसने युआन लेई को पाया, जो अपने कॉस्ट्यूम की फिटिंग पूरी कर चुकी थी और मेकअप करवाने के लिए तैयार हो रही थी। युआन लेई ने दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनी। उसने दरवाजे की ओर देखा और जब उसने वहां शीमिंग को खड़ा देखा तो वह चिढ़ गई। तुम्हें जल्दी तैयार हो जाना चाहिए। तुम्हें पता है कि मेरे मेकअप के बाद तुम्हारे पास मेकअप करवाने का समय नहीं बचेगा। युआन लेई उसका मजाक उड़ा रही थी, क्योंकि शीमिंग ने खुद घोषणा की थी कि वह शिया से अपना मेकअप नहीं करवाएगी, क्योंकि युआन लेई उसके लिए समस्याएं पैदा कर रही थी। जियामिंग मुस्कुराए और बोली, चिंता मत करो, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं समय पर तैयार हो जाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि अगली बार तुम देर नहीं करोगी। तुम्हें पता है, इससे सबका मूड और कार्यक्रम दोनों बिगड़ जाते हैं। जियामिंग लापरवाही से युआन लेई के पास से गुजरी और उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपनी पानी की बोतल उठाई और उससे एक घूंट पिया। युआन लेई के चेहरे पर उसकी बातें सुनकर गुस्सा फूट पड़ा। शीमिंग, तुम्हें मुझे कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना काम करो। यह मत भूलो कि भले ही हम दोनों एक ही उम्र के हैं, लेकिन मैं इस इंडस्ट्री में तुमसे सीनियर हूँ। इसलिए मुझसे पंगा मत लो। अगर तुम इसी तरह बर्ताव करती रही तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। युआन लेई ने शीमिंग को धमकी दी कि वह अपने व्यवहार पर लगाम लगाए रखे। युआन लेई के चेहरे पर फाउंडेशन लगा रही शिया उसके धमकी भरे शब्दों को सुनकर रुक गई। उसने कई अभिनेत्रियों को इस तरह बहस करते देखा है। हालांकि युआन लेई खुलेआम शीमिंग को चुनौती दे रही थी। उसने शीमिंग की ओर देखा और उसके शांत भाव देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने युआन लेई को देखकर बस मुस्कुरा दिया और आगे कुछ नहीं कहा। जियामिंग की मुस्कान देखकर युआन लेई ने भौहें सिकुड़ी। जियामिंग जब भी अपना असली स्वभाव दिखाने के बजाय मुस्कुराती है तो युआन लेई को चिड़चिड़ाहट होने लगती है। जियामिंग ने अपनी पहले से चुनी हुई पोशाक उठाई और बाथरूम जाने ही वाली थी कि तभी जूलैन कमरे में दाखिल हुई। जियामिंग, अगर तुम चाहो तो हान लेई के शयन कक्ष में जा सकते हो। मैंने मोजान से बात कर ली है और वह लगभग तैयार है, इसलिए तुम वहां जाकर तैयार हो सकते हो। जूलैन हान लेई के शयन कक्ष में ये देखने गई है कि क्या शीमिंग यहाँ तैयार होने आ सकती है, क्योंकि वह जानती है कि युआन लेई का रवैया बहुत ही खराब है। मेकअप आर्टिस्ट को लेकर हुए विवाद के बाद जूलैन नहीं चाहती कि वे दोनों एक ही कमरे में रहें। जियामिंग ने जूलैन की ओर देखा और सिर हिलाया। यहाँ तैयारी करने के बजाय वहाँ जाना बेहतर रहेगा। जूलैन की बातें सुनकर युआन लेई हल्की सी हंसी। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा और शीमिंग अपना पर्स और ड्रेस लेकर कमरे से बाहर चली गई। जब शीमिंग हान लेई के मेकअप रूम में दाखिल हुई तो उसने हान लेई को मेकअप करवाते हुए देखा। जब हान लेई ने शीमिंग को शयन कक्ष में प्रवेश करते देखा तो वह मुस्कुराई और उत्साह से चिल्लाई, बहन शीमिंग, आपसे मिले हुए बहुत समय हो गया। मुझे आपकी बहुत याद आई। मैं भी। जीमिंग ने मुस्कुराते हुए अपना सामान साइड टेबल पर रख दिया। हान लेई, ज़्यादा मत बोलो, तुम मेकअप करने में उसे परेशान कर रही हो। जूलैन ने मेकअप आर्टिस्ट की ओर इशारा किया, जिसे हान लेई के बोलने के कारण रुकना पड़ा। हाँ, हान लेई ने अपना मुंह बंद कर लिया और अपनी सीट पर वापस बैठ गई। ये वैनिटी रूम पिछले वाले से छोटा था, लेकिन ये बेहतर है क्योंकि यहाँ युआन लेई है। जियामिंग बाथरूम में गई और उसने अपना चेहरा अच्छी तरह धोया। उसने शाही लाल रंग की पोशाक पहनी और बाथरूम से बाहर आ गई। उसके बाल खुले हुए थे जो उसके कंधों पर गिर रहे थे। हान लेई शीमिंग को खूबसूरत पोशाक में देखकर दंग रह गई। इस पोशाक में वह किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी। अपनी पोशाक पहनने के बाद शीमिंग की आभा स्वतः ही बदल जाती है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह एक बार फिर से महारानी बन गई हो। बहन शीमिंग, आप बहुत खूबसूरत हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पोशाक पहनने के बाद आप अपने आप बदल जाएंगी। आपका पूरा रूप देखने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। हान लेई के बगल वाली कुर्सी पर बैठते हुए जियामिंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। जियामिंग ने अपने चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगाया और बहुत हल्का मेकअप किया। यहाँ तक कि हान लेई भी उससे ज़्यादा मेकअप का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन शीमिंग मेकअप का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। फिर भी उसने खुद को मजबूर किया क्योंकि कैमरे पर यह अलग दिखेगा। हान लेई ये देखकर हैरान थी कि शीमिंग ने इतना हल्का मेकअप क्यों किया था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, स्टाफ ने उसे टोक दिया क्योंकि उसका मेकअप पूरा हो चुका था। वह बाहर चली गई और शीमिंग को तैयार होते हुए कमरे में अकेला छोड़ दिया। निर्देशक खान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपने नहीं कहा था कि आपको कुछ निजी काम है? निर्देशक खान के अचानक स्टूडियो में आने पर जूलैन आश्चर्यचकित रह गई। मैं यहीं आसपास था, इसलिए आया था। क्या सब लोग शूटिंग के लिए तैयार हैं? फोटोशूट शुरू करने का समय लगभग हो गया है, निर्देशक खान ने घड़ी देखते हुए कहा। जूलैन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, लगभग सब तैयार हैं। हम जल्द ही शूटिंग शुरू करेंगे। निर्देशक खान ने जूलैन के हाव भाव देखकर पूछा, क्या कुछ हुआ है? तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? वह समझ नहीं पा रहा था कि वह थकी हुई है या तनावग्रस्त है, इसी वजह से उसका चेहरा ऐसा दिख रहा था। निर्देशक खान, इससे पहले कि जूलैन युआन लेई और शीमिंग के बीच हुई बहस के बारे में उन्हें बता पाती, पीछे से आई एक महिला की आवाज़ ने उसे रोक दिया। निर्देशक खान, ये तो बहुत सुखद आश्चर्य है। मुझे लगा था कि आप नहीं आ रहे हैं। युआन लेई, जो अभी अभी अपने सजने संवरने वाले कमरे से सफ़ेद रंग की युवती की पोशाक पहने और बालों को करीने से बांधे हुए बाहर निकली थी।
वह डायरेक्टर हान को देखकर हैरान रह गई और उसने जूलैन को कुछ और कहने से पहले ही रोक दिया। निर्देशक हान ने युआन लेई की ओर देखा और उनके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। युआन लेई, तुम्हारा मेकअप किसने किया? तुम ऐसी क्यों दिख रही हो? डायरेक्टर हान के ठंडे शब्दों को सुनकर युआन लेई की मुस्कान गायब हो गई। अध्याय 432 हंसना बंद करो। युआन लेई, तुम्हारा मेकअप किसने किया? तुम ऐसी क्यों दिख रही हो? युआन लेई का चेहरा देखकर श्री हान दहाड़ उठे। युआन लेई, जो मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ रही थी, उसके प्रश्नवाचक ठंडे शब्दों को सुनकर अपने कदम रोक बैठी। उसने अपनी सफ़ेद कुंवारी पोशाक पहनी है जिसे वह सबसे ज़्यादा नापसंद करती है क्योंकि इसका डिज़ाइन सादा है और यह उसके सुडौल शरीर पर बिल्कुल भी जचता नहीं है। हालांकि उन्होंने फिर भी इसे पहना क्योंकि यह फोटोशूट का विषय है और उनके किरदार की पोशाक भी है। लेकिन डायरेक्टर हान उस पर इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? उसने अपना काम कर दिया है और समय पर तैयार हो गई है। उसने भौहें चढ़ाकर जूलैन को घूरते हुए सोचा कि क्या उसने उसके बारे में उससे शिकायत की थी। निर्देशक हान के कठोर शब्दों को सुनकर जूलैन भी आश्चर्यचकित रह गई। उसने युआन लेई की ओर मुड़कर देखा और उसे कुंवारी पोशाक में इतने मेकअप के साथ देखकर दंग रह गई। अपने किरदार के अनुसार युआन लेई को अपने किरदार में बने रहने के लिए अपने चेहरे पर मेकअप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हालांकि जूलैन ने उसे थोड़ा मेकअप करने की अनुमति दे दी है क्योंकि उसकी त्वचा उतनी अच्छी नहीं है और वह स्क्रीन पर अपना बिना मेकअप वाला चेहरा नहीं दिखाना चाहती। युआन लेई को देखकर जूलैन हैरान रह गई क्योंकि उसने अपने किरदार के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मेकअप किया हुआ था। उसने फाउंडेशन, कंसीलर और न्यूड लिपस्टिक लगाई हुई थी। उसने शिया को सख्त हिदायत दी है कि वह युआन लेई के चेहरे पर केवल न्यूनतम मेकअप का इस्तेमाल करे ताकि उसके रोमछिद्र और काले घेरे छिप जाएं। इसके अलावा उसका मेकअप ही नहीं बल्कि उसका हेयर स्टाइल भी उसके किरदार के अनुरूप नहीं था। उसके बाल ऊपर की ओर बंधे हुए थे और साइड फ्रिंज भी थे। वैसे तो उसके बालों का जूड़ा साफ सुथरा होना चाहिए था और उसमें कोई एक्सेसरीज नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसके चेहरे पर फ्रिंज क्यों हैं? ग्रामीण युवती की भूमिका के लिए उसका समग्र रूप उपयुक्त नहीं था। जूलैन समझ गई थी कि डायरेक्टर हान उससे क्यों नाराज थे। ये सब देखकर गुस्सा आना स्वाभाविक था। हालांकि युआन लेई को अभी भी इस बात का अंदाजा नहीं था और वह सोच रही थी कि आखिर उनमें क्या गड़बड़ है। उसके अनुसार उसने इस पोशाक को पहनने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है और कम मेकअप का इस्तेमाल किया है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वे सब इस तरह प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं। जब डायरेक्टर हान उसे घूर रहे थे और अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, तभी बाकी लोग भी अपने घमंड से बाहर आए और डायरेक्टर हान को वहां खड़ा पाया। अपने मेकअप रूम से बाहर निकली वू शेंग और जियान यान डायरेक्टर हान की ओर बढ़ी। हान लेई भी उस कर्मचारी से बात खत्म करने के बाद उनकी ओर चल पड़ी जिसने अभी अभी उसे टोका था। निर्देशक हान, ये तो बहुत ही सुखद आश्चर्य है। मुझे पता ही नहीं था कि आप फोटोशूट देखने आ रहे होंगे, वू शेंग ने उनकी ओर बढ़ते हुए कहा। निर्देशक हान ने जबड़े भींचते हुए सिर हिलाया। उन्होंने हान लेई की ओर देखा जो उनकी ओर आ रहे थे। उसे उसका रूप देखकर प्रसन्नता हुई। उसने बैंगनी रंग का गाउन पहना हुआ था, साथ ही साधारण मेकअप और अपनी भूमिका के अनुसार पर्याप्त आभूषण भी पहने हुए थे। यहाँ तक कि एक लड़की जो रखेल की भूमिका निभा रही थी और इस भूमिका में नहीं थी, वह भी सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक का पुरस्कार जीतने वाली लड़की से बेहतर थी। उसने युआन लेई की ओर मुड़कर कहा, युआन लेई, मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने मेकअप आर्टिस्ट से अपना मेकअप और हेयर स्टाइल ऐसा करने को कहा था? सिर्फ तुम्हारा लुक ही इस रोल के लिए सही क्यों नहीं है? और तुम्हारे बाल तुम्हारे चेहरे पर क्यों हैं और तुमने इतना मेकअप क्यों किया है? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम्हारे पहले लुक के लिए तुम्हें मेकअप नहीं दिया जाएगा? हालांकि जूलैन ने तुम्हें कम से कम मेकअप लगाने की अनुमति मांगी और मैंने मान लिया, लेकिन किस नज़रिए से ये कम से कम मेकअप है? गुस्से से उसका तापमान बढ़ रहा था। जब वह सबके सामने उस पर चिल्लाने लगा तो युआन लेई ने फ्राउनिंग किया। सबके सामने डांट सुनना बहुत शर्मनाक होता है। उसे खुशी थी कि जीमिंग वहाँ नहीं थी, वरना वह उस पर हंस देती। निर्देशक हान, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किस तरह का मेकअप करना चाहिए? ये सब शिया की गलती है जिसने मुझे ये लुक दिया है। जब वह अपना काम कर रही थी तो मैंने कुछ नहीं कहा। उसने बेपरवाही से झूठ बोला। जब शिया युआन लेई का मेकअप कर रही थी तो वह सिर्फ दाग धब्बों को छुपाने के लिए कंसीलर का इस्तेमाल करना चाहती थी और उसकी बाहों को हाईलाइट करने की योजना बना रही थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि उसकी भूमिका के अनुसार उसे कोई मेकअप नहीं करना था, लेकिन युआन लेई की त्वचा रूखी और दाग धब्बों से भरी होने के कारण उसे कंसीलर का इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि युआन लेई ने उससे कहा कि वह फाउंडेशन और होठों पर गुलाबी रंग की लिपस्टिक भी लगाए ताकि वह अच्छी दिखे। युआन लेई को लगा कि उसने इस पुराने जमाने की पोशाक को पहनने के लिए राजी होकर बहुत कुछ कर लिया है। वह कैमरे के सामने अच्छा दिखना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने चेहरे पर मेकअप लगाया था। वह शिया पर दबाव डालती रही और कहती रही कि इससे कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि कैमरे में ये ज़्यादा पहचानने योग्य नहीं होगा। और जब शिया अपने बाल संवार रही थी तो उसने जिद की कि उसके बालों की लंटें उसके चेहरे पर आ जाएं, नहीं तो उसका माथा चौड़ा दिखेगा। भले ही वह एक युवती का किरदार निभा रही है, लेकिन वह अपने रूप रंग से समझौता नहीं कर सकती। अल्पविराम। उसकी बातें सुनकर निर्देशक हान का जबड़ा कस गया और वह दहाड़ते हुए बोला, शिया कहाँ है? क्या उसे मेकअप आर्टिस्ट के लिए मेकअप करना नहीं आता? क्या उसे यह नहीं पता था कि युआन लेई को इस तरह का मेकअप नहीं करना चाहिए था? निर्देशक हान के गुस्से को देखकर जूलैन ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। अन्य लोग भी आश्चर्यचकित थे। वे सभी युआन लेई की ओर देखने लगे और स्थिति को समझ गए। हान लेई के बगल में खड़ा मोजान उसकी ओर मुड़ा। हान लेई को अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते देख उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं। हान लेई, जिसे अपनी हंसी को नियंत्रित करने में मुश्किल हो रही थी, को मोजान ने पेट पर चुटकी काट ली। उसने दांत पीसते हुए खुद को जोर से चीखने से रोका। वह उसकी ओर मुड़ी और उसे घूरने लगी। जब उसने मोजान को ऐसे भावों से देखा तो उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए।
अपने सिकुड़े हुए होठों में वह बहुत प्यारी लग रही थी। उसने अपनी लाल नीली और धीमी आवाज़ में कहा, हंसना बंद करो, नहीं तो डांट खाने की बारी तुम्हारी होगी। हान लेई ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह सही कह रहा है तो उसने सिर हिलाकर सहमति जताई। अगर इस समय उसे हंसते हुए पकड़ा गया तो उसे डांट पड़ेगी। किसी को भेजो और शिया को यहाँ बुलाओ। मुझे उससे पूछना है कि उसने अपना मेकअप इस तरह क्यों किया है। मेकअप आर्टिस्ट के मेकअप करते समय उसे नियमों का पालन करना पड़ता है, ये बात उसे समझ में क्यों नहीं आती। डायरेक्टर हान गुस्से से चिल्लाया। जू लैन ने सिर हिलाया और जल्दी से किसी को शिया को बुलाने के लिए भेजा। अध्याय 433 यह नकली चीज़ बहुत असली है। युआन लेई को सबके घूरते रहने से अपमान महसूस हुआ। उसने गुस्से और घबराहट में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। निर्देशक हान। कुछ मिनट बाद जब कोई उसे बुलाने के लिए अंदर गया तो शिया जल्दी से बाहर आ गई। निर्देशक को वहां खड़ा देखकर वह चौंक गई क्योंकि उसे स्टूडियो में उनके आने की उम्मीद नहीं थी। शिया, तुम इतने लंबे समय से इस इंडस्ट्री में हो, फिर भी तुम्हें एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए मेकअप करना भी नहीं आता। तुमने युआन लेई का मेकअप और हेयर स्टाइल कैसे किया? क्या यह उसके रोल के हिसाब से बिल्कुल भी सही है? उसने उस पर चिल्लाते हुए कहा, ये सोचते हुए कि यह सिर्फ एक फोटोशूट था और चीज़ें पहले से ही इतनी अव्यवस्थित थीं। किस कोण से देखने पर वह ग्रामीण युवती जैसी दिखती है। मुझे आपसे इसकी उम्मीद नहीं थी। आप अपने काम में इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? निर्देशक खान, यह मैं नहीं था। निर्देशक खान की चीख सुनकर शिया भयभीत हो गई। इससे पहले कि वह उसे बता पाती कि युआन लेई ने ही उसे इस तरह से मेकअप करने के लिए कहा था, युआन लेई ने उसे बीच में ही रोक दिया। निर्देशक खान, कृपया शिया पर गुस्सा न करें। उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। उसने मेरे किरदार को गलत समझा होगा और मेरा मेकअप इस तरह किया होगा। कृपया उस पर गुस्सा न हो। अगली बार से मैं सब कुछ संभाल लूंगी और देखूंगी कि वे अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो कृपया मेरा मेकअप ठीक करने के लिए मुझे 1 मिनट का समय दें। युआन लेई जानती है कि अगर शिया ने सबको बता दिया कि मेकअप और हेयर स्टाइल करने का निर्देश उसी ने दिया था तो उसे डायरेक्टर हान के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए उसने शिया को अपनी बात पूरी नहीं करने दी और जल्दबाजी में उसकी जगह माफ़ी मांग ली। युआन लेई के दावों को सुनकर शिया भयभीत हो गई। क्या वह किरदार को नहीं समझ पाए? वह किरदार को स्पष्ट रूप से समझती थी, लेकिन युआन लेई ने ही इस तरह का रूप धारण करने पर जोर दिया था। युआन लेई द्वारा खुलेआम सारा दोष शिया पर मरते देख शिया अवाक रह गई। वह अपना काम कर रही थी, लेकिन युआन लेई ही उसे इस तरह से काम करने के लिए बार बार परेशान कर रही थी। युआन लेई का नाटक और शिया के हैरान चेहरे देखकर जू लैन ने भौहें चढ़ा लीं। वह स्थिति को समझ गई थी क्योंकि वह जानती थी कि युआन लेई उस तरह का इंसान नहीं है जो किसी और की जगह माफ़ी मांगेगा। जाओ, चले जाओ, लेकिन जल्दी करो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। निर्देशक खान ने व्याकुलता से हाथ हिलाया। वह चाहता था कि सब कुछ सुचारू रूप से चले, लेकिन शुरुआत को देखते हुए वह पूरी शूटिंग प्रक्रिया को लेकर चिंतित था। युआन लेई ने कड़वी मुस्कान के साथ शिया को घसीटते हुए तेजी से भागकर सजावट के कमरे की ओर रुख किया। वह उसे वहां अकेले नहीं छोड़ सकती थी। ये सब देखकर जू लैन ने फ्राउनिंग किया। वह शिया को रोकना चाहती थी, लेकिन उनके पास ज़्यादा समय नहीं था। इस फोटोशूट के लिए नियुक्त फोटोग्राफर एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर हैं और वे स्टूडियो पहुंचने ही वाले थे। उनके आने से पहले उन्हें सब कुछ पहले से तैयार करना होगा। लेकिन उनके कलाकार भी अभी तक तैयार नहीं हैं। जिया मिंग कहाँ है? वह अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? निर्देशक खान ने जिया मिंग को न देखकर पूछा। जिया मिंग दूसरी महिला मुख्य किरदार हैं। युआन लेई की हालत देखकर उन्हें आखिरी समय में किसी भी तरह की समस्या से बचने के लिए सभी के चेहरे मोहरे की खुद जांच करनी पड़ती है। जिया मिंग को छोड़कर बाकी सभी लोग वहां मौजूद थे और अपनी अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे थे। लेकिन शी मिंग अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया था? जू लैन और भी घबरा गई क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि शी मिंग तैयार है या नहीं। उसने हान लेई की तरफ देखकर उससे स्थिति के बारे में पूछा। अहम बहन, शी मिंग तैयार हो रही हैं। जब जू लैन ने उसकी तरफ देखा तो हान लेई ने विनम्रता से कहा। उसकी बातें सुनकर डायरेक्टर हान के चेहरे पर गुस्सा फूट पड़ा। वह अभी भी तैयारी कर रही है। सब तैयार हैं, लेकिन वह अभी भी तैयारी कर रही है। गुस्से से उनका सिर फटने लगा और उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, तुम लोग अब तक क्या कर रहे थे? सब लोग अभी तक तैयार क्यों नहीं हैं? डायरेक्टर हान ने गुस्से से जू लैन की तरफ देखा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि फोटोशूट की तैयारी में इतना समय लग रहा है। अगर यही रवैया जारी रहा तो शूटिंग के दौरान क्या होगा उन्हें पता नहीं। जू लैन ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, निर्देशक खान, इसमें शी मिंग की कोई गलती नहीं है। बात यह है कि जू लैन उन्हें वह स्थिति समझाना चाहती थी जहां युआन लेई ने पहले मेकअप करने को लेकर हंगामा किया था। ये जानते हुए भी कि शी मिंग का लुक काफ़ी मुश्किल है और उसे अधिक समय की आवश्यकता है, युआन लेई ने पहले उसका मेकअप करवाने पर जोर दिया। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, डायरेक्टर हान का ध्यान सामने की ओर बढ़ते हुए एक आकृति को देखकर उस ओर चला गया। निर्देशक हान शी मिंग को उसके सौंदर्य कक्ष से अपनी ओर आते देख स्तब्ध रह गए। जू लैन ने पीछे मुड़कर डायरेक्टर हान की निगाहों का पीछा किया और शी मिंग को शाही लाल पोशाक में देखकर चौंक गई। उसके बालों को एक जटिल लेकिन खूबसूरत जूड़े में बांधा गया था। उसने भारी आभूषण पहन रखे थे जो उस पर खूब जंच रहे थे और वह किसी राजसी शख्सियत की तरह लग रही थी। जिस बात ने सबका ध्यान खींचा वह थी उनकी पोशाक में चलने का उनका अंदाज। चलते समय उनके दोनों हाथ पेट के ऊपर एक साथ जुड़े हुए थे और वे बहुत ही शालीनता से चल रही थीं। उसे तो दूसरी अभिनेत्रियों की तरह चलने के लिए अपनी ड्रेस पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। क्योंकि पोशाकें बहुत लंबी होती हैं, इसलिए उन्हें चलते समय गिरने से बचने के लिए ड्रेस को पकड़ना पड़ता है। हालांकि वह उस ड्रेस में हल्के कदमों से चल रही थी। ऐसा लगता है कि इस ड्रेस में चलना उसके लिए बहुत आसान था। इसके अलावा उनके हाव भाव संयमित और शालीन थे। वे अपने रूप और व्यवहार से एक वास्तविक महारानी की तरह दिखती थीं।
जू लैन ये देखकर हैरान रह गई क्योंकि उसने उसे पहले भी कई तरह के परिधान पहनते हुए देखा था, लेकिन अब जब वह पूरी तरह से सजी धजी थी तो वह और भी खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी। जिया मिंग के पूरे पहनावे को देखकर निर्देशक खान के भाव बदल गए। उसे इस तरह सजे धजे देखकर उनका गुस्सा शांत हो गया। वह जल्दी से उसकी ओर बढ़ा और पूछा, जिया मिंग, तुम्हारा मेकअप किसने किया? तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने ऐतिहासिक पोशाक में तुम्हारे जितनी खूबसूरत किसी को नहीं देखा। जिया मिंग को देखकर निर्देशक खान की आंखें सचमुच चमक उठीं। वह जिया मिंग का मेकअप करने वाली मेकअप आर्टिस्ट को बोनस देना चाहते थे। वह उस मेकअप आर्टिस्ट को स्थायी रूप से काम पर रखना चाहता था। वह ऐसी प्रतिभा को खोना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका हेयर स्टाइल बहुत ही अलग और खूबसूरत था। उनका रूप रंग एकदम सही था। उन्होंने बहुत हल्का मेकअप किया हुआ था और उनकी हेयर स्टाइल भी बिल्कुल पारंपरिक थी, जो प्राचीन चित्रों में काफ़ी लोकप्रिय थी और उन्हें और भी खूबसूरत बना रही थी। उसने इस तरह का हेयर स्टाइल पहली बार देखा था। यह उसे खूबसूरत और प्रभावशाली दिखा रहा था। उसके लुक का मुख्य आकर्षण उसकी हेयरपिन थी। इस सुनहरी हेयरपिन के सिरे पर लाल रंग का जैड पत्थर जड़ा हुआ है और इस पर सुंदर नक्काशी की गई है। ये देखने में शाही और बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने जू लैन की ओर मुड़कर पूछा, जू लैन, ये हेयरपिन कहाँ से आई है? मेरा मतलब है, इसे किस डिज़ाइनर ने बनाया है? ये बिल्कुल असली लग रही है। निर्देशक खान दंग रह गए क्योंकि पोशाकों के लिए इस्तेमाल होने वाली सभी एक्सेसरीज सस्ती और नकली होती हैं। इन्हें शूटिंग के लिए सस्ते सामान से बनाया गया था। ये असली नहीं थे, लेकिन ये हेयरपिन असली जेड हेयरपिन जैसी दिखती थी। यह नकली चीज़ बिल्कुल असली लगती है। जू लैन भी हैरान थी। उसने असमंजस भरी नज़रों से शी मिंग की ओर देखा। उसने ये हेयरपिन पहले कभी नहीं देखी थी। उसने सबके लिए सभी एक्सेसरीज और पोशाकें जांच ली हैं और उसे लगभग सभी चीज़ें और उनके स्रोत अच्छी तरह याद हैं, लेकिन किसी कारणवश वह इस हेयरपिन को पहचान नहीं पा रही है। निर्देशक खान, मुझे नहीं पता कि यह हेयरपिन किसने बनाया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यह हमारी तरफ से उपलब्ध कराया गया है। जू लैन हैरान थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। हमने उपलब्ध नहीं कराया? आपका इससे क्या मतलब है? अगर हमने उपलब्ध नहीं कराया तो ये हेयरपिन कहाँ से आया? जू लैन की बातें सुनकर निर्देशक खान असमंजस में पड़ गए। जू लैन ने अपने निचले होंठ को काट लिया क्योंकि उसे भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जू लैन ने जी मिंग को हैरानी भरी नज़रों से देखते हुए कहा। अध्याय 434 ईश्वर वास्तव में कुछ लोगों के साथ अन्याय करता है। निर्देशक खान, ये मेरी हेयरपिन है। मैं इसे अपने साथ लाई थी, ये सोचकर कि ये मेरे किरदार के साथ अच्छी लगेगी, इसलिए मैंने इसे पहन लिया। क्या ये अजीब लग रही है? जी मिंग ने धीमी आवाज़ में पूछा, क्योंकि सबकी निगाहें उस पर टिकी होने से उसे शर्मा रही थी। जब से वह हॉल में आई थी, जियान यान लगातार उसे घूर रही थी और वू शेंग भी कुछ देर से उसे देख रही थी। सबकी निगाहों के नीचे उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। जियान यान ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, खुद को संयमित रखने की कोशिश करते हुए। उसे उसकी खूबसूरती देखकर भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। जिया मिंग अपने साथ वह हेयरपिन लाई है जो माँ जिन ने उसे तब दी थी जब वह इस दुनिया में आने के बाद पहली बार जिन हवेली में आई थी। और यह वही हेयरपिन है जो उसके पिछले जन्म में भी थी। यह हेयरपिन मानो जी राजवंश की महारानी होने का प्रतीक थी। यह हेयरपिन केवल महारानी को ही दी जाती थी। जिन परिवार में भी यह हेयरपिन पीढ़ियों से चली आ रही है। ये जिन परिवार की पुश्तैनी धरोहर है। उसे नहीं पता कि यह वही हेयरपिन क्यों है जो उसके पास पहले थी, लेकिन इस हेयरपिन को दोबारा देखकर वह खुश थी। उसने सोचा कि चूंकि वह एक महारानी की भूमिका निभाने जा रही है, इसलिए उसे यह हेयरपिन पहननी चाहिए क्योंकि यह हेयरपिन उसके किरदार को पूरा करती है। निर्देशक खान ने शी मिंग की बातें सुनकर उसे घूर कर देखा। वह उस डिजाइनर के बारे में जानना चाहता था जिसने ये हेयरपिन डिज़ाइन की थी। वह उस डिजाइनर के साथ भविष्य के प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए अनुबंध करना चाहता था क्योंकि उसने एक शाही लेकिन सस्ती हेयरपिन बनाई थी जो बिल्कुल असली दिखती थी। लेकिन अंत में उसे पता चला कि यह शी मिंग का खुद का सहायक उपकरण था। अरे नहीं, ये तो बहुत खूबसूरत लग रही है, इसीलिए तो मैं इसके बारे में पूछ रही थी। मुझे आश्चर्य है कि आपने इस शूट के लिए अपनी खुद की महंगी एक्सेसरी का इस्तेमाल किया। डायरेक्टर हान ने उत्सुकता से हेयरपिन को देखा। वह सचमुच ये पूछना चाहता था कि यह नकली है या नहीं, क्योंकि यह नकली जेड हेयरपिन जैसा नहीं दिखता। उसे लग रहा था कि शी मिंग शायद इसे नकली बता दे, इसलिए उसने महंगा शब्द का इस्तेमाल ये जानने के लिए किया कि यह वाकई महंगा है या नहीं। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि जी मिंग ने केवल हल्की सी मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा। निर्देशक खान अवाक रह गए क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि शी मिंग के पास इतनी महंगी एक्सेसरी हो सकती है। यह हेयरपिन काफ़ी पुरानी और एंटीक लग रही है। वू शेंग और जियान यान शी मिंग के अंतिम रूप को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। शी मिंग खूबसूरत तो हैं, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह महारानी के किरदार के साथ इतना न्याय करेंगी। न केवल उनका रूप रंग बल्कि उनके हाव भाव और क्रियाएं भी सुरुचिपूर्ण और सुंदर थीं। लेकिन जी मिंग, तुम दूसरों से इतनी अलग क्यों दिखती हो? मतलब, तुम महारानी हो और फिर भी तुम्हारा मेकअप बाकी सबसे बहुत कम है, लेकिन तुम बहुत खूबसूरत दिखती हो और ये लुक तुम्हारे किरदार को बखूबी सूट करता है। निर्देशक खान हैरान थे क्योंकि शी मिंग के किरदार के अनुसार उन्हें मेकअप करने की अनुमति इसलिए दी गई थी क्योंकि उनका किरदार फिल्म में खलनायक का है। उन्हें निर्दयी दिखने के लिए गहरा मेकअप करने की इजाज़त दी गई थी। हालांकि शी मिंग ने नामात्र का मेकअप किया था, फिर भी वह बेहद खूबसूरत लग रही थीं। उनका मेकअप हान लेई की तुलना में काफ़ी कम था, लेकिन उनके मुख्य आकर्षणों को बखूबी उभारा गया था, जिससे वह अधिक शालीन और आकर्षक दिख रही थीं। शा मिंग का मेकअप किसने किया? मैं चाहती हूँ कि युआन लेई भी अपना मेकअप उसी से करवाए। उसका काम बाकियों से कहीं बेहतर है और देखिए शा मिंग कितनी खूबसूरत लग रही है। और यह हेयर स्टाइल तो वाकई मनमोहक है। निर्देशक खान शा मिंग की तारीफ करते नहीं रुके।
मुझे नहीं पता। जूलैन ने असमंजस भरे भाव से डायरेक्टर हान की ओर देखा। जब डायरेक्टर हान ने जूलैन से यह सवाल पूछा तो वह हैरान रह गई। क्या शीमिंग ने यह नहीं कहा था कि वह अपना मेकअप खुद करेगी? फिर क्या हुआ? उसका मेकअप किसने किया? जब शीमिंग ने कहा कि वह अपना मेकअप खुद करेगी तो उसे शीमिंग की चिंता सताने लगी। चूंकि मेकअप ऐतिहासिक थीम पर आधारित था, इसलिए उसे डर था कि शीमिंग तैयार नहीं हो पाएगी। वह असमंजस में थी क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि शीमिंग ने खुद ही तैयारी की थी। किसी के लिए इस तरह का मेकअप खुद करना असंभव था, खासकर उसका हेयर स्टाइल। निर्देशक हान, मैंने कोई मेकअप नहीं किया, मैंने बस ये हेयर स्टाइल बनाई है। मुझे उम्मीद है कि मैंने किरदार के बारे में आपकी कल्पना को खराब नहीं किया होगा। जीमिंग ने जूलैन के चेहरे पर उलझन भरा भाव देखकर कहा। निर्देशक खान की ऐसी असाधारण प्रतिक्रिया देखकर जीमिंग आश्चर्यचकित रह गई। वह ठीक वैसे ही तैयार होने लगी जैसे वह अपने पिछले जीवन में तैयार होती थी। दरअसल वह अपनी त्वचा पर किसी भी तरह का मेकअप नहीं लगा रही थी। वह सिर्फ मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर रही थी क्योंकि शीमिंग की त्वचा थोड़ी रूखी है। उसने अपनी भौहों और पलकों को हल्का सा हाईलाइट किया, बस इतना ही। उसने अपने होंठों पर लिपस्टिक भी नहीं लगाई क्योंकि शीमिंग के होंठ प्राकृतिक रूप से गुलाबी हैं। वह प्राकृतिक अवधारणा पर कायम रहना चाहती थी क्योंकि अतीत में सौंदर्य प्रसाधन जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी, इसलिए यदि वे ऐतिहासिक विषय पर काम कर रहे हैं तो उन्हें उसी पर टिके रहना चाहिए। उसने अपने बाल भी वैसे ही बनाए जैसे वह पहले बनाया करती थी। बेशक इस दुनिया में हर कोई पुराने ज़माने के हेयर स्टाइल से वाकिफ नहीं है। उसने बिल्कुल अपने पुराने रूप जैसे कपड़े पहने, लेकिन उसे उनसे इतनी बड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। उसकी बातें सुनकर सब लोग स्तब्ध रह गए, खासकर हान लेई और जूलैन, क्योंकि महिलाएं होने के नाते वे एक ही समय में आश्चर्यचकित और ईर्ष्यालु थीं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वह मेकअप का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, फिर भी वह इतनी खूबसूरत लग रही थी। भगवान कुछ लोगों के साथ सचमुच अन्याय करते हैं। जीमिंग के स्वाभाविक रूप में आए बदलाव को देखकर और घर पहुंचने के बाद मेकअप हटाने पर अपने चेहरे के भाव को याद करते हुए जूलैन ने कड़वाहट से अपने होंठ सिकोड़ लिए। अध्याय 435 आपकी महिला मुख्य पात्र बहुत खूबसूरत है। जियामिंग की बातें सुनकर सब चौंक गए। आमतौर पर सभी कलाकार अपना मेकअप आर्टिस्ट से करवाते हैं और केवल वे कलाकार जिनका कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं होता उन्हें ही कभी कभी अपना मेकअप खुद करना पड़ता है। लेकिन शीमिंग दूसरी महिला मुख्य किरदार थी और फिल्म में सबसे महत्वपूर्ण किरदार वही थी क्योंकि खलनायक के बिना नायक का कोई महत्व नहीं है। हालांकि हान लेई और मोजान को इस बात का पता है क्योंकि जीमिंग ने अपनी शान के लिए ही ये सब पहनावा पहना था। लेकिन फिर भी यह चौंकाने वाली बात है कि उसने खुद को तैयार किया और इस तरह दिख रही थी। आप मेकअप नहीं कर रही हैं, ये तो आश्चर्यजनक है। मुझे लगा था कि आप साधारण मेकअप करती हैं, इसीलिए आप ऐसी दिख रही हैं। यह अविश्वसनीय है कि किसी की त्वचा इतनी खूबसूरत और प्राकृतिक हो सकती है। निर्देशक खान ने आज तक किसी ऐसी अभिनेत्री को नहीं देखा था जो कैमरे पर बिना मेकअप के अपना चेहरा दिखा सके, लेकिन शीमिंग ने ऐसा करने में कोई झिझक नहीं दिखाई। आखिरकार अगर किसी की त्वचा इतनी प्राकृतिक हो तो वह खुशी खुशी अपनी त्वचा दिखाएगा। वैसे तुमने खुद ही तैयारियां की? सच में, मतलब ये तो कमाल है। तुम नई अभिनेत्री हो और फिर भी मेकअप आर्टिस्ट से भी बेहतर किरदार के लिए तैयार होना जानती हो। निर्देशक खान ने शिया की गलती की ओर इशारा करते हुए व्यंग्य किया। चूंकि उसे यह नहीं पता था कि युआन लेई ने ही उससे ये सब करवाया था, इसलिए उसे अब भी ये बहुत शर्मनाक लग रहा था कि अपने क्षेत्र की एक विशेषज्ञ ऐसी मूर्खतापूर्ण गलतियां कर सकती है। लेकिन आपने खुद ही तैयार क्यों किया? मेरा मतलब है, किसी मेकअप आर्टिस्ट ने आपका मेकअप क्यों नहीं किया? क्या आपको मेकअप आर्टिस्ट से ही मेकअप नहीं करवाना चाहिए था? पब फ्यूचर एड्स। निर्देशक खान इस बात से हैरान थे कि शीमिंग ने मेकअप आर्टिस्ट क्यों नहीं रखा। क्या इसका कारण ये था कि वह खुद मेकअप करना चाहती थी या कोई और वजह थी? निर्देशक खान, शिया को जीमिंग और युआन लेई का मेकअप करना था, लेकिन अंत में ऐसा हो गया। जूलैन ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, लेकिन निर्देशक खान उसकी बात समझ गए और स्थिति को कुछ हद तक भांप गए। अब तक वह युआन लेई के रवैये को अच्छी तरह समझ चुका था। वह कल्पना कर सकता था कि इस सब के पीछे उसी का हाथ होगा। अच्छा हुआ कि तुमने खुद को तैयार कर लिया। निर्देशक खान ने शीमिंग की प्रशंसा की क्योंकि युआन लेई को दोबारा तैयार होना पड़ा क्योंकि शिया ने उसका मेकअप किया था। निर्देशक खान कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर शीमिंग ने तैयारी में भी कोई गलती कर दी होती तो उनका कितना समय बर्बाद हो जाता। जूलैन मुस्कुराए और बोली, निर्देशक खान, यह अच्छी बात है कि शीमिंग को मेकअप की अच्छी जानकारी है। उसने स्थिति को बखूबी संभाला। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी फिल्म में ऐसी कलाकार काम कर रही है। उसने मुस्कुराते हुए शीमिंग की ओर देखा। वह शीमिंग की बहुत आभारी थी। अगर शीमिंग न होती तो वे पोशाक की फिटिंग पूरी करके समय पर तैयार नहीं हो पाते। युआन लेई ने उनके लिए कई परेशानियां खड़ी कर दी थीं। जूलैन भी अभी डायरेक्टर हान को ये सब समझाना नहीं चाहती। वह फोटोशूट खत्म होने के बाद ही उन्हें ये सब समझाना चाहती है क्योंकि वे युआन लेई से दोबारा निपटना नहीं चाहते। जब फोटोग्राफर पहुंचा तो सभी कलाकारों को उस सेटिंग क्षेत्र में जाने के लिए कहा गया जहां कैमरे और लाइटें पहले से ही लगाई जा चुकी थीं। बीच में एक शाही कुर्सी रखी थी। फोटोग्राफर डेविड लियू सबको बता रहे थे कि शूट के दौरान कैसे पोज देना है और सभी लोग उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। यहाँ तक कि फोटोग्राफर और उसकी सहायक ने भी स्वीकार किया कि शीमिंग इस पोशाक में वाकई बेहद खूबसूरत लग रही थी। निर्देशक खान, आपकी नायिका बहुत खूबसूरत हैं, डेविड लियू ने शीमिंग की ओर देखते हुए कहा। पब फ्यूचर एड्स। निर्देशक खान ने उनकी निगाहें देखीं और जवाब दिया, वह मुख्य अभिनेत्री नहीं बल्कि दूसरी मुख्य अभिनेत्री हैं, लेकिन वह वाकई खूबसूरत हैं। डेविड लियू के सिर हिलाने पर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। हालांकि शीमिंग सिर्फ दूसरी मुख्य अभिनेत्री हैं, लेकिन वह बेहद खूबसूरत और आकर्षक हैं। लेकिन वह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? डेविड लियू ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए याद करने की कोशिश की कि क्या वे पहले कभी मिले थे।
जब वे दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे तभी युआन लेई अपना मेकअप और हेयर स्टाइल ठीक करके बाहर आई और उनके पीछे पीछे उनका मैनेजर भी आ रहा था। वह अपनी लंबी पोशाक में संघर्ष कर रही थी और इस पोशाक में चलने के लिए उसे अपने प्रबंधक का सहारा लेना पड़ा। जब उसने ज़ीमिंग को हान लेई से बात करते देखा तो वह अपने कदम रोक बैठी। हान लेई की खूबसूरती देखकर वह भौहें चढ़ा बैठी। उसने अपनी मुठियां भींच ली क्योंकि शीमिंग की पोशाक शाही और सुंदर थी जबकि उसने सफ़ेद रंग की सादी पोशाक पहनी हुई थी। युआन लेई, ज़्यादा मत सोचो। भले ही वो खूबसूरत दिख रही हो, लोग उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। वो तो सिर्फ दूसरी मुख्य अभिनेत्री है जबकि तुम मुख्य अभिनेत्री हो। तुम्हारे बहुत सारे प्रशंसक हैं जबकि वो अभिनय है। ज़्यादा मत सोचो। जब उसकी मैनेजर ने उसके चेहरे के भाव बिगड़ते देखे तो उसने उसके हाथ पर थपथपाया। मैं उसकी चिंता क्यों करूं? मुझे पता है कि वह मेरे मुकाबले की नहीं है। युआन लेई निर्देशक हान से बात कर रहे फोटोग्राफर की ओर चल पड़ी। श्री डेविड लियू, युआन लेई ने उन्हें पुकारा और उनका अभिवादन किया। डेविड लियू एक जाने माने फोटोग्राफर हैं जिन्हें इस क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है और उन्होंने ज़्यादातर विदेशों में काम किया है। वह हाल ही में मनोरंजन उद्योग में काम करने के लिए अपने देश लौटे हैं। इससे पहले वे फैशन और मॉडलिंग में अधिक रुचि रखते थे। डेविड लियू ने युआन लेई की ओर मुड़कर देखा और हैरानी से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वह उसे पहचान नहीं पाया और उसके कुछ कहने का इंतजार करने लगा। पब फ्यूचर एड्स। हम पिछले साल अवार्ड समारोह में मिले थे और मैंने सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। आपको याद है? युआन लेई की उनसे पुरस्कार समारोह में संक्षिप्त मुलाकात हुई थी और उन्हें वह याद रहे क्योंकि उन्हें विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया था। ओह, मेरी गलती। आपसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, सब लोग इकट्ठा हो जाए और अपनी अपनी जगह ले लीजिए। उसने संक्षेप में उसका अभिवादन किया और उसकी मौजूदगी को अनदेखा करते हुए काम शुरू कर दिया। युआन लेई ने उसके उदासीन व्यवहार को देखकर झुंझलाहट से उपहास किया। हालांकि उसे उसकी हरकतों से कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि वह सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करता था। युआन लेई की शर्मनाक हरकतें देखकर निर्देशक हान ने निराशा में अपना सिर हिलाया। निर्देशानुसार सभी ने शूटिंग के लिए अपनी अपनी जगह ले ली। पहले शूट में केवल शीमिंग, युआन लेई और वू शेंग शामिल थे। चूंकि वे मुख्य किरदार थे इसलिए उन्हें अपनी अपनी भूमिकाएं निभाने के लिए कहा गया था। वू शेंग को कुर्सी पर बैठने के लिए कहा गया जबकि शीमिंग और युआन लेई को उनके दोनों ओर खड़े होने के लिए कहा गया। फोटोशूट के दौरान सभी लोग हैरान थे क्योंकि यह शीमिंग का पहला अनुभव था, फिर भी उन्होंने अपनी तस्वीरों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जब जरूरत होती थी तो वह सौम्य और शालीन रहती थी और जब आवश्यक होता था तो अपना उग्र रूप दिखाती थी। डेविड लियू उससे इसलिए प्रभावित हुए क्योंकि वह बिना किसी झिझक के अलग अलग भाव व्यक्त करने में सक्षम थी। युआन लेई को गुस्सा आ रहा था क्योंकि डेविड लियू लगातार शीमिंग की तारीफ कर रहा था जबकि उसे अपने भावों को ठीक करने और अपने चेहरे पर कोमलता दिखाने के लिए कहा गया था। फोटोशूट के दौरान शीमिंग के हाव भाव ने सबका ध्यान खींचा। उन्हें अपनी पीठ सीधी करने या हाथ कहाँ रखने हैं ये बताने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि उनका हाव भाव पहले से ही एकदम सही था। ये सुरुचिपूर्ण था लेकिन बनावटी नहीं। वह स्वाभाविक रूप से सुरुचिपूर्ण थी। किसी ऐसे व्यक्ति को देखना मुश्किल था जो अपने शरीर की गतिविधियों को इस तरह नियंत्रित कर सके। अध्याय 436 वह पागल आदमी। फोटोशूट 5 घंटे तक चला। इन 5 घंटों में उन्हें सोलो शॉट्स, ग्रुप शॉट्स और फिर कपल्स शॉट्स लेने थे। जिया मिंग बुरी तरह थक गई थी क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सिर्फ एक फोटोशूट उसे इतना थका सकता है। उसे हर शॉट के लिए पोज देना पड़ा और महारानी होने का नाटक करना महारानी होने से कहीं ज्यादा थकाने वाला था। हालांकि उसका पिछला जीवन गर्व करने लायक नहीं था क्योंकि उसने लोगों को उसका मजाक उड़ाने देने के अलावा कुछ नहीं किया था, लेकिन कम से कम उसे महारानी होने का दिखावा तो नहीं करना पड़ा। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि मनोरंजन उद्योग उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। हालांकि ये तो बस शुरुआत थी, उसे अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। फोटोशूट खत्म होने के बाद सभी लोग अपने कपड़े बदलने चले गए क्योंकि ऐतिहासिक पोशाक पहनने में उन्हें बहुत असहजता हो रही थी। जैसे ही ज़ीमिंग अपने वॉशिंग रूम में जाने वाली थी उसने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। ज़ीमिंग। वह अचानक रुक गई और मुड़कर उस व्यक्ति को देखने लगी जिसने उसे बुलाया था। वहाँ महान फोटोग्राफर डेविड लियू को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। वह हैरान थी कि उसने उसे क्यों फ़ोन किया, क्योंकि उसकी उससे कोई बातचीत नहीं हुई थी और ज़्यादातर लोग कपड़े बदलने के लिए जा चुके थे। तो फिर वह उसे क्यों रोकता है? हालांकि वह उसके कुछ कहने का इंतजार करती रही। आपने मुझे पहचाना नहीं, है ना? डेविड लियू ने शरारती अंदाज में पूछा। जिया मिंग उसके अचानक पूछे गए सवाल से अचंभित रह गई। उसने अपने होंठ सिकुड़े और याद करने की कोशिश की कि क्या वह उससे पहले कभी मिली थी। जब उसने खुद को मजबूर किया तो उसे शीमिंग की यादों से याद आया कि विदेश में रहते हुए एक फैशन शो में उसकी मुलाकात इसी नाम के किसी व्यक्ति से हुई थी। उन दोनों का आपस में ज़्यादा मेलजोल नहीं था, लेकिन उसे वह व्यक्ति याद था क्योंकि वह बहुत अजीब था। उसके लंबे बाल और दाढ़ी थी। वह देखने में पागल लगता था, फिर भी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। उसका पागल जैसा रूप उसके लिए प्रेरणा का स्रोत था। उसे याद आया कि डेविड लियू एक अद्भुत फोटोग्राफर थे जिन्हें अपने क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके थे। जब ज़ीमिंग ने असली ज़ीमिंग की यादों को देखा तो उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। क्या आप वही डेविड लियू हैं? वह पागल आदमी। ज़ीमिंग चौंक गया क्योंकि उसके सामने खड़ा व्यक्ति लगभग 30 वर्ष का था, जिसने हल्के नीले रंग की कमीज और पतलून पहनी हुई थी। उसके बाल करीने से कटे हुए और सलीकेदार थे। वह लंबा और आकर्षक था। वास्तव में वह इतना आकर्षक था कि खुद एक मॉडल बन सकता था। हालांकि शीमिंग की यादों में डेविड लियू एक सनकी व्यक्ति था जो ढीले ढाले कपड़े पहनता था और उसका रवैया बहुत ही ठंडा था। लेकिन उनकी शक्ल सूरत से नहीं बल्कि उनके काम ने ही उन्हें प्रसिद्धि दिलाई है। शीमिंग की प्रतिक्रिया देखकर डेविड लियू हंस पड़ा और बोला, हाँ, मैं वही पागल डेविड लियू हूँ। मुझे खुशी है कि तुम्हें वह पागल आदमी याद है।
उसने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। जियामिंग मुस्कुराया और विनम्रतापूर्वक उससे हाथ मिलाया। मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। जीमिंग ये देखकर हैरान रह गया कि कोई व्यक्ति इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है। हाँ, बहुत से लोगों ने ऐसा कहा था, लेकिन आप जानते हैं, प्यार लोगों को बदल देता है। जीमिंग को उसकी बात समझ नहीं आई और उसने हैरानी से अपनी बाहें ऊपर उठा लीं। मेरी शादी कुछ महीने पहले हुई थी, उन्होंने अपनी शादी की अंगूठी दिखाते हुए कहा। जियामिंग मुस्कुराया और बोला, बधाई हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, वैसे आपको यहाँ देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। आपको अभिनय में रुचि कैसे हुई? क्या आप अपना खुद का ब्रांड शुरू नहीं करना चाहती थी? मैंने आपके डिज़ाइन देखे हैं और आप में वाकई इसके लिए बहुत प्रतिभा है। तो फिर अपनी प्रतिभा को इस तरह क्यों बर्बाद कर रही हैं? उन्हें पहले वह लड़की याद नहीं थी क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह अभिनय के क्षेत्र में होगी। जिस लड़की से उनकी मुलाकात फैशन शो में हुई थी और जिसने उन पर गहरी छाप छोड़ी थी, वह अब उनके एक फोटोशूट के लिए पोज दे रही थी। और वो भी मॉडल या फैशन डिजाइनर के तौर पर नहीं, बल्कि एक अभिनेत्री के रूप में। यह उनके लिए काफ़ी हैरानी की बात थी। जियामिंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, हालांकि मेरे वापस आने के बाद से बहुत कुछ बदल गया है। साथ ही मुझे अभिनय में रुचि हो गई है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। डेविड लियू ने सिर हिलाते हुए कहा, यह अच्छी बात है कि तुम खुश हो। वैसे आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैंने सुना है कि यह तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट है। जियामिंग ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया। नए लोगों के लिए इस तरह पोज देना बहुत आश्चर्यजनक है। लगता है आपको इसमें महारत हासिल है। जियामिंग मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद। आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया, इसलिए मैं आभारी हूँ। उसे ऐसा नहीं लगा कि उसने कुछ बड़ा किया है। वह बस उसके निर्देशों का पालन कर रही थी और किरदार में ढलने की कोशिश कर रही थी। महारानी होने का नाटक करना उसके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन दुष्ट और धूर्त होने का नाटक करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। इसका श्रेय मुझे मत दीजिए। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि आप अपनी बात को बहुत अच्छे से व्यक्त करते हैं। मैं दूसरों को भी निर्देश दे रहा था, तो वे आपकी तरह अच्छा क्यों नहीं कर पाए? जियामिंग ने कुछ नहीं कहा और असहाय होकर मुस्कुराते हुए वहीं खड़ा रहा। ये लीजिए, ये मेरा बिजनेस कार्ड है। अब चूंकि मैंने यहीं रुकने का फैसला किया है, तो चलिए संपर्क में रहें। जब भी आपको ज़रूरत हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी। जियामिंग इस बात से अचंभित रह गई क्योंकि उसे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ओह, उसने उससे बिजनेस कार्ड लिया और मुस्कुराए। धन्यवाद डेविड लियू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जियामिंग मुस्कुराए और उसे अपना नंबर देकर चली गई। हालांकि वह उसे केवल जियामिंग की यादों से ही जानती है, लेकिन वह एक बहुत ही अच्छा इंसान लगता है। साथ ही उसके लिए अधिक लोगों को जानना भी गलत नहीं है। अल्पविराम। युआन लेई, जो कपड़े बदलने के लिए वापस जाने ही वाली थी, डेविड लियू को शीमिंग कहते हुए देखकर रुक गई। वह उनसे काफ़ी दूर थी, इसलिए उनकी बातें नहीं सुन सकी, लेकिन डेविड लियू को शीमिंग से बात करते हुए मुस्कुराते देखकर वह हैरान रह गई। मैंने इस कमीनी को सच में कम आंका था। वह बुदबुदाती है। उसे याद आता है कि कैसे डेविड लियू ने पहले उसकी अनदेखी की थी और अब मुस्कुराते हुए शीमिंग से बात कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब लोग शीमिंग को इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं। वह तो अभी नहीं है, फिर भी सब लोग उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं। वह मुख्य महिला किरदार है, लेकिन उसे शीमिंग से कहीं ज़्यादा बार डांट पड़ी है। अध्याय 437। आप जो कर रहे हैं उसे चोरी कहते हैं। डेविड लियू से थोड़ी बातचीत करने के बाद शीमिंग अपने कपड़े बदलने के लिए अपने वैनिटी रूम में चली गई और सोंग शिन भी उसके पीछे पीछे गई। जब शीमिंग ने स्नानघर में प्रवेश किया तो वह खाली था, इसलिए उसने कुर्सी से अपनी पोशाक उठाई और बदलने के लिए बाथरूम में चली गई। कपड़े बदलकर वापस आने पर उसने देखा कि युआन लेई भी वापस आ गई है। वह कुर्सी पर बैठी थी जबकि शिया अपना मेकअप हटा रही थी, जबकि सोंग शिन का कहीं कोई अता पता नहीं था। युआन लेई, जिसका मेकअप और हेयर पिन शिया द्वारा हटाया जा रहा था, ने शीमिंग को बाहर आते देख उस पर एक नज़र डाली। उसने दांत पीस लिए क्योंकि जीमिंग अपना मेकअप हटाने के लिए नहीं बैठी थी क्योंकि उसके पास मेकअप था ही नहीं। ये लीजिए। जीमिंग ने पोशाक को काइबाओ द्वारा पोशाक लेने के लिए भेजे गए कर्मचारी को सौंप दिया। आप बहुत खूबसूरत लग रही थीं। ये बहुत दुख की बात है कि सुश्री काय और लिली को आपका पूरा लुक देखने का मौका नहीं मिला। अगर वे आपको इस रूप में देखती तो बहुत खुश होती। छोटी बच्ची ने शूटिंग के दौरान शीमिंग को देखा था। वह उनका फाइनल लुक देखकर बहुत हैरान हुई। वह नई थी, लेकिन वह जानती थी कि काय बाई शीमिंग को इस पोशाक में इतना खूबसूरत देखकर खुश होगी। जियामिंग ने बस उसे देखकर मुस्कुराया और फिर शीशे में देखकर अपने बालों की पिनें निकालने लगी। क्योंकि उसका हेयर स्टाइल जटिल था, इसलिए उसमें बहुत सारी पिनें लगी थीं, जिससे उसका सिर भारी लग रहा था। अंत में जब उसने अपनी जेड की हेयर पिन हटाई तो युआन लेई ने दर्पण में से उसकी ओर देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तुम्हें ये कहाँ से मिला? उसने संदेह भरी निगाहों से उसे घूरते हुए पूछा, जो दर्पण के माध्यम से उसे देख रही थी। मुझे ये कहीं से नहीं मिली, उसने लापरवाही से जवाब दिया और हेयर पिन को सावधानीपूर्वक अपने बैग में रख लिया। युआन लेई सीधा बैठ गया और ठंडे स्वर में बोला, शीमिंग, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने घटिया हो सकते हो। सबके सामने चोरी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जियामिंग ने उसकी बातें सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। चोरी? मैंने क्या चुराया? जीमिंग असमंजस में थी क्योंकि उसके लिए चुराने लायक क्या था। हाँ, तो तुम अनजान होने का नाटक कर रही हो। मैं उस हेयर पिन की बात कर रही हूँ। तुम उसे अपने बैग में क्यों रखे हो? क्या तुम्हें उसे भी वापस नहीं कर देना चाहिए? युआन लेई को लगा कि यह हेयर पिन उसे पोशाक और अन्य सामान के साथ उपहार में मिली थी। वह हेयर पिन बहुत खूबसूरत लग रही थी और वह खुद भी उसे पाना चाहती थी। हालांकि वह जानती है कि उसे वह नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी भूमिका वैसी नहीं है, लेकिन वह जीमिंग को वह चीज़ चुराने कैसे दे सकती है? अल्पविराम। क्या तुम्हें चीज़ों की ठीक से जांच नहीं करनी चाहिए?
अगर कुछ गायब हो गया तो तुम हमारे सेट पर आकर कहोगे कि हमने चोरी की है, लेकिन जब वो तुम्हारे सामने है तब भी तुम उसे पकड़ नहीं सकते। युआन लेई ने लड़की की ओर इशारा करते हुए बड़बड़ाया। युआन लेई की कल्पनाशीलता देखकर ज़ीमिंग अवाक रह गया। युआन लेई की बातें सुनकर लड़की चौंक गई। वह शीमिंग के पास गई और उसे हेयरपिन दिखाने की गुहार लगाने लगी, लेकिन जब उसने हेयरपिन दिखाई तो वह असहज स्थिति में फंस गई, क्योंकि वही तो एक्सेसरीज का काम संभालती है, फिर भी उसने इतनी शाही और खूबसूरत हेयरपिन कभी नहीं देखी। ये बिल्कुल असली लग रही है। शीमिंग, ये हेयरपिन कितनी खूबसूरत है। हेयरपिन को हाथ में पकड़े हुए वह अवाक रह गई। वह जानती है कि यह उनका नहीं है, इसलिए उसने बस अपने हाथ में मौजूद उस प्राचीन वस्तु की प्रशंसा की। लड़की की प्रतिक्रिया देखकर ज़ीमिंग मुस्कुराए और उसने तुरंत उसकी हेयरपिन नहीं हटाई। अरे मुझे माफ़ करना, इसे संभाल कर रखना। लड़की इसे ज़ीमिंग को देने ही वाली थी कि पीछे से युआन लेई ने झट से उसके हाथ से हेयरपिन छीन ली। तुम इसे उसे वापस क्यों दे रही हो? तुम इसे उसे उपहार के रूप में नहीं दे सकती। मैं मुख्य अभिनेत्री हूँ, इसलिए मुझे इसे अपने पास रखना चाहिए। मैं इसे लोकप्रिय बनाऊंगी ताकि यह खूब बिके। उसने लड़की को ज़ीमिंग को वह चीज़ वापस देते देख बेशर्मी से कहा। नहीं, ये हमारा नहीं है। युआन लेई के इस बेशर्म व्यवहार को देखकर लड़की अचंभित रह गई। लड़की यह समझाना चाहती थी कि यह हेयरपिन उन्होंने नहीं दी थी, क्योंकि यह हेयरपिन असली और प्रामाणिक थी। जब युआन लेई ने उस हेयरपिन को अपने हाथ में लिया तो वह आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि अन्य हेयरपिनों के विपरीत ये बिल्कुल भी हल्की नहीं थी। जेड पत्थर से बनी होने के कारण यह अन्य हेयरपिनों की तुलना में भारी थी और इसे हाथ से सावधानीपूर्वक तराशा गया था। ये वाकई अद्भुत था। उसे प्राचीन वस्तुओं में रुचि है, इसीलिए वह ये पहचान पाई कि यह नकली नहीं बल्कि असली जेड पत्थर की हेयरपिन है। इसे देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, शीमिंग ने उसे उसके हाथ से वापस छीन लिया। जियामिंग ने युआन लेई को घूरते हुए कहा, युआन लेई, मैंने तुमसे मेकअप रूम या पहले मेकअप करवाने के बारे में कोई बहस नहीं की, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि सिर्फ इसलिए कि मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, यह मत सोचो कि मैं तुम्हें कुछ भी करने दूंगी। ये मेरी हेयरपिन है, अब से मेरी चीज़ों को कभी मत छूना। मुझे बिना पूछे किसी का मेरी चीज़ों को छूना बिल्कुल पसंद नहीं है। और वैसे भी तुम जो कर रहे हो उसे चोरी कहते हैं, न कि मेरा अपनी चीज़ों को बैग में रखना। ज़ीमिंग ने हेयरपिन को बैग में रखते हुए व्यंग्य से कहा। युआन लेई द्वारा लड़की के हाथ से हेयरपिन छीन लेने पर वह अभी बहुत नाराज हो गई थी। वह उसकी कीमती हेयरपिन थी और उसने उसे बिना किसी परवाह के छीन लिया। जियामिंग की बातें सुनकर युआन लेई स्तब्ध रह गई। एक पल के लिए तो वह उसके शब्दों को समझ ही नहीं पाई, क्योंकि वह उस हेयरपिन की खूबसूरती में खो गई थी। हालांकि जब उसे अपनी कही बात का एहसास हुआ तो उसका चेहरा उतर आया। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। वह ज़ीमिंग को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी। किसी ने भी उससे इस तरह बात नहीं की थी, और वह उस पर चोरी का आरोप कैसे लगा सकती थी? उसने इसे लड़की के हाथों से ही लिया था। हालांकि अगर यह उपहार ज़ीमिंग को दिया जाता तो वह इसे अपने साथ ले जाती, क्योंकि फिल्म की नायिका होने के नाते वह इस उपहार की सबसे ज्यादा हकदार है। हालांकि युआन लेई के शीमिंग से कुछ कहने से पहले ही घमंड का कमरा खुल गया और निदेशक हान कमरे में दाखिल हुए। उनके पीछे पीछे जूलैन भी आ गईं। डायरेक्टर हान के चेहरे पर दिख रहे ठंडे भावों को देखकर वे सभी हैरान रह गए। डायरेक्टर हान। युआन लेई अपनी कुर्सी से उठी और विनम्रता से उनकी ओर देखा। हालांकि उसके चेहरे पर उदासीन भाव देखकर वह घबरा रही थी। उसने जूलैन के चेहरे पर ठंडी नजर देखी और उसे सुबह कही हुई बात याद आ गई, हम फोटोशूट के बाद इस बारे में बात करेंगे। उसे याद आया कि 2 घंटे की देरी के बारे में अभी तक किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा था। अब डायरेक्टर हान के चेहरे के भाव देखकर वह घबराने लगी। अध्याय 438 में तुम्हें बदलने में संकोच नहीं करूंगा। शूटिंग खत्म होने के बाद जब सभी कलाकार अपने कपड़े बदलने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए तो जूलैन ने निर्देशक हान को रोककर उन्हें फोटोशूट से पहले हुई सारी बातें बताईं। युआन लेई का बिना किसी को बताए शूटिंग पर 2 घंटे देरी से आना, वैनिटी रूम को लेकर बहस करना, वेशभूषा को लेकर मेकअप आर्टिस्टों से झगड़ा करना, उसने अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी तथाकथित छवि को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और खुलासा किया कि ज़ीमिंग ने उनका मेकअप खुद क्यों किया, और यह सब ज़ीमिंग के धैर्य के कारण ही संभव हो पाया कि शूट सफलतापूर्वक पूरा हो सका। सब कुछ सुनकर डायरेक्टर हान ने भौहें चढ़ा लीं। वह जानते हैं कि युआन लेई का स्वभाव अच्छा नहीं है, लेकिन उन्हें खासकर वे लोग नापसंद हैं जो उनके काम में दखल देते हैं और अपने नखरों से पूरी टीम को पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं। युआन लेई कहाँ है? उसने पूछा। उसके चेहरे पर एकदम बर्फीले भाव आ गए थे। वह उसे इस तरह जाने नहीं दे सकता। उसे आखिरी चेतावनी देनी होगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि वह स्क्रिप्ट रीडिंग के दौरान कही गई उसकी बातें भूल गई है। वह अपना मेकअप हटाने के लिए अपने मेकअप रूम में गई है, जूलैन ने धीमी आवाज में कहा। वह डायरेक्टर हान के स्वभाव से भली भांति परिचित है। इसीलिए उसने और कुछ नहीं कहा और उसे बता दिया कि युआन लेई कहाँ मिलेगा। बिना किसी बात का इंतजार किए वह उनके सौंदर्य कक्ष की ओर चल पड़ा, जैसा कि जूलैन ने उसे रास्ता दिखाया। अपने निजी कमरे में युआन लेई निर्देशक हान को अचानक कमरे में आते देखकर चौंक गया। निर्देशक हान, आप यहाँ क्यों आए हैं? उसने अपने चेहरे पर विनम्र मुस्कान लिए कुर्सी से उठते हुए उससे पूछा। शीमिंग, जिसने अभी अभी अपनी हेयरपिन पर्स में रखी थी, उसे अचानक कमरे में प्रवेश करते देख आश्चर्यचकित रह गई। वह बिना कुछ कहे वहां खड़ी होकर माहौल को समझने की कोशिश कर रही थी। जूलैन और डायरेक्टर हान के हाव भाव से यह स्पष्ट था कि वे इस समय अच्छे मूड में नहीं थे। युआन लेई, मुझे बताओ, तुम पोशाक की फिटिंग के लिए 2 घंटे देर से क्यों आए? क्या जूलैन ने तुम्हारे मैनेजर को नहीं बताया था कि तुम्हें पोशाक की फिटिंग के लिए समय पर आना चाहिए? निर्देशक हान ने बिना कुछ सुने ही युआन लेई पर चिल्लाना शुरू कर दिया। युआन लेई उसके अचानक गुस्से से अचंभित रह गई।
उसने भौहें चढ़ाते हुए देखा कि लोग ये देखने के लिए उसके कमरे के बाहर जमा होने लगे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। तुम्हारी वजह से सुश्री काइबाओ की सहायक को तुम्हारे लिए चेकआउट करने के लिए रुकना पड़ा। तुमने न केवल दूसरों का काम बढ़ाया बल्कि सबके लिए परेशानी भी खड़ी कर दी। उसने हाथ जोड़कर और सीने के सामने बाहें मोड़कर उससे पूछताछ की। जूलैन ने जल्दी से उसे बैठने के लिए एक कुर्सी दी। वह युआन लेई को घूरते हुए बैठ गया और उससे जवाब की उम्मीद करने लगा। युआन लेई ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए जूलैन को घूर कर देखा, जिसने श्री हान को सब कुछ बता दिया था। निर्देशक हान, सुबह मेरा एक कार्यक्रम था और कार्यक्रम मेरी उम्मीद से ज्यादा देर से समाप्त हुआ, इसलिए मुझे देर हो गई। युआन लेई ने बिना पलक झपकाए झूठ बोला। सुबह उसका कोई कार्यक्रम नहीं था। उसने सोचा कि अगर वह देर से जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसे अपनी नींद पूरी करने की जरूरत थी क्योंकि पिछली रात वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी और पूरी रात सो नहीं पाई क्योंकि उसने उसे सोने नहीं दिया। वह भोर होते ही सो गई और इतनी थक गई थी कि उठ नहीं पाए, इसीलिए वह समय पर नहीं आ पाए। डायरेक्टर हान ने होंठ सिकोड़ते हुए उसे घूरा। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम्हें कोई ज़रूरी काम था तो तुम्हें जूलैन को बता देना चाहिए था। तुम न सिर्फ देर से आए बल्कि हमें बताया भी नहीं। अगर तुमने पहले से बता दिया होता तो हम कोई दूसरा विकल्प ढूंढ लेते, लेकिन उन 2 घंटों में तुम्हारा कोई संपर्क नहीं था। उसके निराधार बहाने सुनकर निर्देशक हान का रक्तचाप बढ़ने लगा। युआन लेई, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जो अपने काम को हल्के में लेते हैं। मैंने जूलैन से सब कुछ सुन लिया है। तुम न केवल देर से आए बल्कि तुमने वैनिटी रूम और मेकअप आर्टिस्ट को लेकर भी समस्या खड़ी की। क्या ये वाकई ज़रूरी था? सब कुछ शीमिंग के धैर्य की वजह से ही सुचारू रूप से चल पाया। अगर शीमिंग खुद तैयार न होती तो हमें शूटिंग के लिए बहुत देर हो जाती, सारे कार्यक्रम गड़बड़ा जाते। निर्देशक हान को युआन लेई की तथाकथित प्रतिष्ठा की कोई परवाह नहीं थी और उन्होंने सबके सामने उसकी जमकर आलोचना की, क्योंकि वह जानते थे कि युआन लेई भी कोई संत नहीं है। इस तरह के लोगों को नियंत्रित करना चाहिए, अन्यथा वह सेट को अपना खेल का मैदान समझ लेगी। युआन लेई ने उसकी बातें सुनकर अपने दांत पीस लिए। निर्देशक हान, मुझे पता है कि मुझे देर हो गई, लेकिन इसके पीछे कुछ कारण थे। हालांकि मेकअप रूम और मेकअप आर्टिस्ट के साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में खुलकर बोलने में मैं गलत नहीं थी। मैं मुख्य अभिनेत्री हूं, फिर भी मुझे अपना मेकअप रूम सिर्फ दूसरी मुख्य अभिनेत्री के साथ साझा करना पड़ता है, और इतना ही नहीं, उसका मेकअप पहले किया जाता है। परंपरा के अनुसार मुझे पहले तैयार होना चाहिए। वो पहले मेकअप कैसे कर सकती है? क्या आप सब उसके प्रति कुछ ज़्यादा ही पक्षपात नहीं कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता कि सब लोग उसका इतना पक्ष क्यों ले रहे हैं। युआन लेई और बर्दाश्त नहीं कर सकी और अपनी बात कहकर उसने उपहास उड़ाया। उसकी बातें सुनकर निर्देशक हान के चेहरे पर उदासी छा गई। उन्होंने ताना मारते हुए कहा, युआन लेई, यह मत सोचो कि तुम इस भूमिका के लायक थी। तुम मुख्य अभिनेत्री इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम इसके योग्य हो, और तुम ये बात जानती हो। हालांकि अगर आपको यह अवसर मिला है तो क्या आपको आभारी नहीं होना चाहिए और खुद को साबित नहीं करना चाहिए? लेकिन आप जो कर रहे हैं उससे तो आप सबके लिए परेशानी ही खड़ी कर रहे हैं। आप पूछ रहे हैं कि शीमिंग के नौसिखिया होने के बावजूद सब लोग उसका पक्ष क्यों ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं, वह नौसिखिया है, लेकिन अपने पहले प्रोजेक्ट के बावजूद वह अपने काम में माहिर है। वह स्टाफ और क्रू सदस्यों समेत सभी के साथ विनम्रता से पेश आती है। तुम्हारे विपरीत, जिसने अपने ही सहायक के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल किया है। युआन लेई, मुझे उन तथाकथित परंपराओं या कार्य वातावरण की परवाह नहीं है जिनके बारे में तुम बात कर रहे हो, लेकिन अगर तुम मेरी फिल्म में काम कर रहे हो तो तुम्हें सम्मान तभी मिलेगा जब तुम दूसरों का भी सम्मान करोगे। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुख्य अभिनेत्री हो या कुछ और। अगर तुम मेहनत नहीं करोगी और अपना रवैया काबू में नहीं रखोगी तो मैं तुम्हें बदलने में जरा भी संकोच नहीं करूंगा। ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। मुझे तुम्हारे बारे में एक और शिकायत नहीं चाहिए। निर्देशक हान ने युआन लेई को उसकी भूमिका के बारे में धमकी देने में जरा भी संकोच नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने यह बात खुलकर नहीं कही तो युआन लेई निश्चित रूप से उसके लिए मुसीबत खड़ी कर देगी। अब उन्हें सिर्फ पैसों के लिए उसे साइन करने के अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है। अध्याय 439। कृपया इतनी जल्दी मत मरो। डायरेक्टर हान युआन लेई को घूर रहे थे, जिसका चेहरा उनकी चेतावनी सुनकर पीला पड़ गया था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह उससे इस तरह बात करेंगे। उसकी तेज आवाज़ के कारण लोग उनके आसपास जमा हो गए थे। सभी ने उसकी बातें सुनी और यह भी कि वह जान पहचान के दम पर आई थी। हालांकि उन्होंने इसके बारे में पहले केवल अफवाहें ही सुनी थी, लेकिन निर्देशक हान ने पुष्टि की है कि उन्हें ये भूमिका संपर्कों के माध्यम से मिली है। अगर आप इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहते हैं तो भविष्य में कोई परेशानी न खड़ी करें। चलो चलते हैं, जूलैन। ये कहते हुए वह कमरे से बाहर निकल गया और जूलैन ने शीमिंग पर एक नज़र डाली और फिर डायरेक्टर हान के पीछे पीछे बाहर चली गई। जब डायरेक्टर हान कमरे से बाहर निकले तो युआन लेई गुस्से से कांप रही थी। जियामिंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और उससे कुछ नहीं कहा। उसने अपनी उंगली से अपने बालों को सीधा किया और जाने के लिए अपना बैग उठाया। तुम खुश हो गए, है ना? इससे पहले कि जियामिंग कमरे से बाहर निकल पाती, उसने युआन लेई की गहरी आवाज़ सुनी। जियामिंग अपने कदमों पर रुक गई और युआन लेई की ओर मुड़कर देखने लगी, जो उसी स्थान पर मुट्ठी भींचकर खड़ी थी। जियामिंग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ इसलिए इतने महान हो क्योंकि हर कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है? नहीं, बल्कि इसलिए कि वे तुम्हें सरल समझते हैं। तुम्हें वश में करना आसान है। क्या तुम ये जानते हो? जियामिंग ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, युआन लेई, अगर तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारा सम्मान करें तो तुम्हें भी वैसा ही करना चाहिए। और सम्मान किसी के पद के कारण नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व और व्यवहार के कारण मिलता है। किसी के प्रति विनम्र होना आसान होना नहीं कहलाता, इसे विनम्रता कहते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपको पसंद करें और आपका सम्मान करें तो आपको अपना रवैया सुधारना होगा। जियामिंग ने सीधे भाव से कहा।
उसे युआन लेई पर थोड़ी दया आई क्योंकि वह व्यवहार में तो ठीक लगती है, लेकिन उसकी असल समस्या उसका रवैया है। अगर वह अपना रवैया सुधार ले और दूसरों की आलोचनाओं को सकारात्मक रूप से ले तो कोई भी उसे नापसंद नहीं करेगा। लेकिन वह केवल अपने मन की बात कह सकती है, वह उसे अपने शब्दों का पालन करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। मुझे सिखाने वाले तुम कौन होते हो? यह मत भूलो कि मैं तुमसे वरिष्ठ हूँ। अगर यह बात सबको पता चल गई तो तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। युआन लेई गुस्से से चिल्लाए और उसके चेहरे पर गुस्सा फूट पड़ा। युआन लेई के पास पर्याप्त संख्या में प्रशंसक हैं और प्रशंसकों के बीच उनकी छवि बहुत अच्छी है। वे उनके लिए एक छोटी परी की तरह हैं। वह खूबसूरत, सौम्य और अपने प्रशंसकों के प्रति स्नेहशील है, लेकिन वे उसके असली चरित्र और वास्तविक जीवन में वह दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करती है यह नहीं जानते। उन्होंने केवल वही देखा था जो वह उन्हें दिखाने की कोशिश कर रही थी, और उन्होंने केवल उसी के आधार पर अपनी राय बना ली थी। युआन लेई जानती है कि अगर यह बात बाहर आ गई तो शीमिंग को ही सारी नफरत झेलनी पड़ेगी, क्योंकि उसका कोई फैन बेस नहीं है, बल्कि वास्तव में उसे कोई नहीं जानता क्योंकि उसने अभी तक डेब्यू नहीं किया है। अगर डेब्यू से पहले ही वह किसी स्कैंडल में फंस गई तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। उसे लगा कि उसका विचार वाकई अच्छा है। इस तरह वह शीमिंग से अपना बदला ले लेगी और उसे इस फिल्म से बाहर निकाल दिया जाएगा। युआन लेई की बातें सुनकर ज़ीमिंग मुस्कुराई और बोली, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करने के बाद भी तुम इस फिल्म में काम कर पाओगी? क्या तुम्हें सच में लगता है कि आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम पर गलत आरोप लगाए गए हैं? ज़ीमिंग की आवाज़ शांत थी। अब तक वह युआन लेई के चरित्र को काफ़ी हद तक समझ चुकी है। वह डरपोक है, वह ऐसी बातें कहती है जिन्हें वह कर भी नहीं सकती। अगर वह वाकई में ऑनलाइन जाकर दूसरों से सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करना चाहती है तो उसे बदले में केवल विरोध का ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टर हान भी चीज़ों को नहीं हटाएंगे। वह उद्योग जगत के शीर्ष निर्देशक हैं और अपनी निर्ममता के लिए जाने जाते थे, और उनके शब्दों का महत्व युआन लेई के किसी भी शब्द से कहीं अधिक है। युआन लेई के चेहरे पर अपनी बात सुनकर जो झिझक भरी अभिव्यक्ति दिखी, उसे देखकर ज़ियामिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। उसने अपना सिर हिलाया और उससे और बहस करने का इंतजार किए बिना कमरे से बाहर चली गई। अल्पविराम, जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली और स्टूडियो से बाहर निकली, उसका मोबाइल फ़ोन बज उठा। ये सोंग शिना थी। उसने चारों ओर देखा क्योंकि कपड़े बदलने के बाद बाहर आने पर उसने सोंग शिना को नहीं देखा था। ज़ियामिंग, क्या तुमने कपड़े बदल लिए? सोंग जिना ने दूसरी तरफ से हिचकिचाते हुए पूछा। ज़ियामिंग ने अपनी भौहें उठाकर जवाब दिया, हाँ, लेकिन तुम कहाँ हो? मुझे दिख नहीं रही हो। ज़ियामिंग ने चारों ओर देखा, ये सोचते हुए कि क्या सोंग शिना आसपास ही है। ज़ीमिंग, बात यह है, क्या तुम खुद घर जा सकते हो? मुझे मेरी माँ का फ़ोन आया था कि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। मैं इतना घबरा गया था कि तुम्हें बिना बताए ही निकल गया। अभी टैक्सी में बैठा हूँ तभी मुझे तुम्हारी याद आई। मुझे पता है कि तुम्हें बिना बताए इस तरह छोड़कर जाना मेरी गलती थी, लेकिन क्या तुम अपने लिए टैक्सी बुला सकती हो? मुझे सच में बहुत अफसोस है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ती। सोंग शिना अपनी बात पूरी कर पाती तभी ज़ीमिंग ने उसे बीच में ही रोक दिया। चिंता मत करो, मैं अकेले जा सकती हूँ। तुम बस अपना और अपने पिता का ख्याल रखना, और अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना, और बाद में मुझे उनकी हालत के बारे में ज़रूर बताना। शीमिंग ने शांत भाव से कहा, क्योंकि वह जानती थी कि सोंग शिना किस दौर से गुजर रही होगी। वह इस भावना को बहुत अच्छी तरह जानती है। उसने अपने पिता को खो दिया है और परिवार के महत्व को किसी और से बेहतर समझती है। सोंग शिना उसकी बातें सुनकर शांत हो गई। उसे राहत मिली कि शीमिंग अन्य कलाकारों की तरह नखरे वाली नहीं थी, क्योंकि युआन लेई की तरह कई कलाकार बेहद कठोर और जिद्दी होते हैं। हालांकि अगर ज़ीमिंग इस समय उसे डांटती भी तो वह कुछ नहीं कहती, क्योंकि बिना कोई संदेश दिए चले जाना पूरी तरह से उसकी गलती थी। रात के करीब 8 बज रहे थे और आसमान में अंधेरा छा गया था, इसीलिए अब वह उसकी चिंता में थी। हालांकि उसे डांटने के बजाय ज़ीमिंग ने न केवल उसकी स्थिति को समझा बल्कि उसे ये भी कहा कि अगर उसे मदद की ज़रूरत हो तो वह उससे मदद मांग सकती है। हाँ, धन्यवाद, सोंग शिना ने धीमी आवाज़ में कहा। ज़ियामिंग मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ज़ियामिंग ने फ़ोन रखने से पहले कहा। सोंग शिना से फ़ोन पर बात करने के बाद शीमिंग स्टूडियो से बाहर निकले और देखा कि आसमान में अंधेरा छा चुका था। वह टैक्सी लेने के बारे में सोच ही रही थी कि उसे ऐसा करने में हिचकिचाहट हो रही थी, क्योंकि उसे वह घटना याद आ गई थी जिसमें टैक्सी में उसका अपहरण कर लिया गया था। उसे अचानक याद आया कि लीवेई ने कहा था कि ड्राइवर उसे लेने आएगा। वह अपने ड्राइवर को फ़ोन करने ही वाली थी कि उसे पता चला कि उसके फ़ोन की बैटरी लगभग खत्म होने वाली है। उसके फ़ोन में सिर्फ 2% बैटरी बची है। ओह प्लीज़, इतनी जल्दी मत मरो। बैटरी की इतनी कम मात्रा देखकर उसे रोना आ गया। वह फ़ोन की बैटरी खत्म होने से पहले ड्राइवर को फ़ोन करना चाहती थी, क्योंकि दुर्भाग्यवश उसे उसका नंबर याद नहीं था, और अगर फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई तो वह उससे संपर्क भी नहीं कर पाएगी। अध्याय 440। क्या आप कृपया शिकायत करना बंद करेंगे? जब ज़ीमिंग ने देखा कि उसके फ़ोन की बैटरी लगभग खत्म होने वाली है तो वह चौंक गई। उसने गाड़ी के खराब होने से पहले ही अपने ड्राइवर को फ़ोन करने की कोशिश की। तो आखिरकार यह खराब हो ही गया। इससे पहले कि वह अपना काम पूरा कर पाती, फ़ोन ने दम तोड़ दिया। उद्धरण, मिशन विफल रहा। उसने आह भरी और चारों ओर देखा। वह सोच रही थी कि अंदर जाकर किसी और का फ़ोन मानकर लीवेई को कॉल कर ले, क्योंकि उसे सिर्फ वही नंबर याद था। वह मुड़ने ही वाली थी कि उसे धीमी कदमों की आहट सुनाई दी जो उसकी ओर आ रही थी। वह सतर्क हो गई और सावधानी से पीछे मुड़कर उस व्यक्ति को देखने लगी जो उसके पीछे रुका हुआ था। तुमने मुझे डरा दिया। जियान यान को अपने पीछे खड़ा देखकर ज़ीमिंग ने राहत की सांस ली। जियान यान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और पूछा, तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? क्या तुम्हारे सहायक ने तुम्हें लिफ्ट नहीं दी?
उसने आसपास देखा कि क्या सोमशिन कहीं आसपास है। अंधेरा हो चुका था और स्टूडियो एक शांत एकांत इलाके में था। वहाँ कोई टैक्सी नहीं चलती थी और वह उस समय वहाँ अकेली खड़ी थी। वह ये सोचकर भौहें चढ़ा बैठा कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या उसकी सहायक को उसके साथ नहीं जाना चाहिए था? अरे, सोमशिन को कोई ज़रूरी काम था इसलिए वह जल्दी चली गई। उसने लापरवाही से जवाब दिया। उसने भौहें चढ़ाकर कहा, तो फिर तुम्हारा पति कहाँ है? क्या उसे तुम्हें लेने नहीं आना चाहिए था? या उसने इस समय टैक्सी लेने को कहा था? जियान यान ये सोचकर ही असहज हो गई कि अगर वह समय पर नहीं आया तो उसे अकेले ही यात्रा करनी पड़ेगी। यह इलाका सुरक्षित नहीं है और उसे इस समय अकेले यात्रा नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी वह यहाँ अकेली खड़ी थी। जियामिंग ने उसके प्रश्नवाचक लहजे को सुनकर थोड़ा भौहें सिकुड़ी। हालांकि उसके शब्दों के बावजूद उसके चेहरे पर अत्यधिक चिंता के भाव थे। उसके चेहरे के भाव देखकर उसे असहजता महसूस हुई और उसके होंठ फड़कने लगे। अरे, मैं अपने ड्राइवर को फ़ोन करने ही वाली थी, लेकिन मेरा फ़ोन बंद हो गया। उसने सच साबित करने के लिए अपना बंद फ़ोन उसके सामने लहराया। जियान यान ने अपने होंठ सिकुड़े और सहमति में सिर हिलाया। उसने हिचकिचाते हुए उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूं? उसके होंठ फड़क रहे थे और वह उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे उम्मीद थी कि इस बार जवाब ना नहीं होगा। जियामिंग अभी उसका फ़ोन मांगने ही वाली थी कि तभी उसने उसे लिफ्ट देने की पेशकश की। वह एक पल के लिए अचंभित रह गई और उसकी पेशकश ठुकराने ही वाली थी कि तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी। महोदया, गाड़ी वहाँ खड़ी है। मालिक गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वह जवाब देने वाली थी, पीछे से कोई आया और उसने विनम्र स्वर में कहा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने लीवेई का ड्राइवर खड़ा था। लीवेई को कार में उसका इंतजार करते देख वह मुस्कुरा उठी। ड्राइवर की बातें सुनकर जियान यान का चेहरा गंभीर हो गया। वह उससे कुछ समय बात करके मामले को सुलझाना चाहता था और यह जानना चाहता था कि क्या उसे वह याद है, लेकिन लीवेई फिर से उसके रास्ते में आ गई। अरे, बस एक मिनट, उसने ड्राइवर से कहा और जियान यान की ओर मुड़ गई। श्री जियान, मुझे लिफ्ट देने के लिए धन्यवाद, लेकिन लगता है मेरे पास पहले से ही लिफ्ट है, इसलिए मुझे आपका प्रस्ताव अस्वीकार करना होगा। फिर भी प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, जीमिंग ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया और ड्राइवर के साथ वापस चला गया। जियान यान ने उसकी विनम्रता भरी बातें सुनकर भौहें सिकुड़ीं। जब वह इतनी विनम्रता से उससे बात करती है तो उसे दूरी महसूस होती है। जब वह उससे पहली बार मिला था तब वह उसके साथ सहज और दोस्ताना व्यवहार कर रही थी, लेकिन अब वह बहुत ही विनम्र और उसकी पहुंच से बहुत दूर थी। उसने अनिच्छा से सिर हिलाया और सामने पार्किंग में खड़ी अपनी कार की ओर चला गया। जियामिंग ड्राइवर के पीछे पीछे उनकी कार तक गई जो सड़क के दूसरी ओर खड़ी थी। जब उसने पीछे की सीट का दरवाजा खोला तो लीवेई की आकर्षक आकृति उसकी नज़र में आई। वह अपने फ़ोन में देख रहा था और कार का दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनकर उसने ऊपर देखा। जियामिंग को एक गर्मजोशी भरी मुस्कान की उम्मीद थी, लेकिन उसे उसके कठोर भावों का सामना करना पड़ा। उसके चेहरे के भाव देखकर वह असमंजस में पड़ गई और कार में बैठ गई। लीवेई ने उसका चेहरा देखा, जिस पर कोई मेकअप नहीं था, फिर भी वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। मन चांदनी में उसकी त्वचा दमक रही थी। आपको कैसे पता चला कि मेरा काम खत्म हो गया है? और आप मुझे लेने क्यों आए? उसे बुरा लगा क्योंकि वह पूरे दिन ऑफिस में काम करने के बाद उसे लेने आया था। अगर उसका काम जल्दी खत्म हो जाता तो वह घर जा सकता था। उसकी बातें सुनकर लीवेई का जबड़ा कस गया। उसने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया और पूछा, तुम्हारा फ़ोन बंद क्यों है? और क्या तुमने मेरे मैसेज नहीं देखे? अपना काम खत्म करने के बाद उसने शिमिंग के ड्राइवर को फ़ोन किया और पता चला कि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। वह उसे लेने और उसके ड्राइवर को वापस छोड़ने आया था। वह उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने संदेश छोड़ा कि वह बाहर इंतजार कर रहा है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने लगभग 1 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन उसे उसके इंतजार से कोई आपत्ति नहीं थी। उन्हें इस बात की चिंता थी कि उन्होंने लोगों को स्टूडियो से बाहर निकलते देखा, लेकिन वह अभी तक बाहर नहीं आई थी। जब उसने उसे आते नहीं देखा तो वह चिंतित हो गया। हालांकि कुछ मिनट पहले उसने उसे स्टूडियो के बाहर अकेले खड़े देखा। उसके मन में बेचैनी हुई और वह उस लड़की को डांटना चाहता था जो अपनी पिछली गलतियों से सबक नहीं सीखती। उसने उसे सख्ती से हिदायत दी है कि वह ड्राइवर को बुलाए और कभी भी अकेले बाहर ना निकले। अंधेरा हो चुका है और यह इलाका सुनसान है। वह भी उस घटना को भुला नहीं पा रहा है जिसमें ग्लोबल वर्ल्ड के सामने उसका अपहरण कर लिया गया था। वह इलाका इससे कहीं बेहतर था और दिन का समय था, फिर भी ऐसी घटना घटित हो गई। इसलिए वह उसके प्रति अधिक सुरक्षात्मक था क्योंकि वह उसे फिर से चोटिल होते हुए नहीं देख सकता था। हालांकि वह वहां अकेली खड़ी थी। वह उतरने ही वाला था कि उसे याद आया कि कोई और भी उसे यहाँ देख सकता है और इससे अफवाहें फैल सकती हैं, इसलिए उसने उसे फ़ोन करने की कोशिश की। उसे पता चला कि उसका फ़ोन बंद था। जब वह अपने ड्राइवर से पूछने ही वाला था तभी उसने देखा कि जीमिंग किसी से बात कर रही थी, और वह कोई और नहीं बल्कि जियान यान थी। दूर से ही वह जियान यान की हल्की मुस्कान और शारीरिक हावभाव से समझ सकता था कि वह उसे पसंद करता है, लेकिन जियान यान को इस बात का ज़रा भी अंदाजा नहीं था। इसीलिए उसने तुरंत अपने ड्राइवर को उसे कार तक ले जाने के लिए भेजा। अल्पविराम। जियामिंग ने उसका सवाल सुनकर भौहें चढ़ा लीं। संदेश? कौन सा संदेश? मैंने तो कोई संदेश नहीं देखा। वह असमंजस में थी क्योंकि उसने कोई संदेश नहीं देखा था और उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह किस बारे में बात कर रहा है। उसने आह भरी और पूछा, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? अरे, मेरा फ़ोन, उसकी बैटरी खत्म हो गई। उसने बिना बैटरी वाला अपना फ़ोन उसे पकड़ा दिया। ये सुनकर लीवेई अनजाने में मुस्कुरा उठा। उसने कहा, यह मर गया। जिस तरह से उसने बात की वह इतनी दिलचस्प थी कि ऐसा लगा जैसे वह किसी मृत व्यक्ति के बारे में बात कर रही हो। उसे इस तरह मुस्कुराते देख जी मिंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए।
लीवेई ने ये याद करके खुद को संभाला कि वह उसे डांट रहा था। अब से अपने साथ पावर बैंक रखना और अपना फ़ोन चार्ज करना मत भूलना। साथ ही अगली बार अकेले बाहर मत जाना, मैं नहीं चाहता कि वही सब दोबारा हो। ये कहते हुए उसने अपना सिर उठाया और उसकी तरफ मुड़ गया। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, जीमिंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और झुककर उसके होठों पर एक चुंबन दिया। उसकी हरकतें इतनी जल्दबाजी में थीं कि वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका और वह तेजी से उससे अलग हो गई। जी सर, अगली बार मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब कृपया अपनी बकबक बंद कीजिए। जीमिंग ने उसके हैरान चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिया। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।